Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मुकेश कुमार मूंड आप सभी विद्यार्थियों का विनायक कोचिंग पलसाना यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने वर्ण विचार के बारे में अध्ययन किया था। चलो विद्यार्थियों, आगे हम आज शब्द विचार के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, शब्द विचार वैसे रीट क्लास में या रीट सिलेबस की बात करें हम तो रीट में ये शब्द विचार प्रमुख बिंदु हैं। वैसे पटवार में ये बिंदु नहीं है, तो मैं रीट सिलेबस को आधार बनाकर यहाँ क्लास ले रहा हूँ। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम रीट का प्रमुख बिंदु है शब्द विचार। हालांकि वर्ण विचार नहीं था, फिर भी हमने थोड़ा सा अध्ययन किया है, तो शब्द विचार के बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। उसके बाद पटवार के जो बिंदु आएंगे मैं उस बिंदुओं पर भी आपको अवगत कराता रहूँगा कि हमें पटवार में क्या पढ़ना है और रीट में क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम शब्द विचार की बात करते हैं। देखो विद्यार्थियों, प्रत्येक भाषा के लिए शब्द महत्वपूर्ण होता है। इसी प्रकार हमारी हिंदी भाषा में शब्द भी महत्वपूर्ण है। और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि भाषा की लघुत्तम इकाई को शब्द का भाषा की लघुत्तम इकाई को वर्ण कहते हैं। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। अब थोड़ा सा इसमें और नया जोड़ लेते हैं। भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई को सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं। ध्यान देना, इन दोनों परिभाषाओं में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ केवल लघुत्तम इकाई की बात की गई है जहाँ वर्ण कहते हैं, और यहाँ सार्थक इकाई की बात की है जिसका कोई अर्थ निकलता हो। इसे हम बात करेंगे शब्द की। तो एक परिभाषा के रूप में हम देखते हैं कि शब्द कहते किसे हैं। शब्द एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। शब्द कहते हैं। ध्यान देना, एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक, यहाँ सार्थक की बात की जा रही है। वर्णों का मेल हो सकता है, लेकिन जहाँ अर्थ नहीं निकले वहाँ वर्णों का मेल हो उसे शब्द नहीं कहेंगे। केवल इस सार्थक शब्द की तरफ ध्यान देना है एक बार, ताकि हमें शब्द की परिभाषा अच्छे से समझ में आ जाए। एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। जैसे कम, जैसे राज, जैसे महेश, जैसे माता, जैसे पुत्र। आपके सामने मैंने दो वर्ण भी ले रखे हैं और तीन वर्ण भी ले रखे हैं। दो वर्णों का और तीन वर्णों का जो सार्थक मेल है, इसी मेल को ही हम शब्द कहेंगे। अगर बात करें हम वर्गीकरण की कि शब्दों का वर्गीकरण कैसे किया जाए, तो अलग अलग रूपों में हम शब्द का वर्गीकरण करेंगे। तो सबसे पहले हम अर्थ के आधार पर बात करते हैं कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। नंबर एक है शब्दों का वर्गीकरण है। और वर्गीकरण में सबसे पहले करते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द। हम अर्थ के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटेंगे। नंबर एक है
सार्थक शब्द और नंबर 2 है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्दों की बात करें हम, सार्थक देखो ध्यान से देखना, स धने अर्थ धने अक्के, जिसके अर्थ सात हो वे शब्द, जिसका अर्थ हो उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। वे शब्द जिनका कोई अर्थ निहित नहीं हो उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे चाय शब्द लिया है मैंने, और ऐसे पानी शब्द लिया है, ऐसे दूध, ऐसे ही रोटी, ये सभी शब्द सार्थक शब्द हैं। कई बार हम इनके साथ कुछ अन्य शब्दों का भी प्रयोग कर देते हैं बोलचाल के रूप में। जैसे चाय के साथ वाय शब्द का प्रयोग किया जाता है, पानी के साथ वानी शब्द का प्रयोग किया जाता है, ऐसे दूध के साथ सूद का प्रयोग कर दिया जाता है, और रोटी के साथ ओटी का प्रयोग किया जाता है। ये जो शब्द है वाय, पानी, सूद, ओटी, ये सार्थक शब्दों के साथ ही प्रयुक्त होते हैं। इनका अपने मूल रूप से कोई अर्थ नहीं होता। जब तक सार्थक शब्द नहीं आएंगे तब तक इनका कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए इन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। सार्थक शब्द जिनका कोई मूल अर्थ निकलता हो, हिंदी शब्दकोश में जिनका अर्थ निहित हो, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे चाय है, पानी है, दूध है, रोटी है। और ऐसे ही हम चाय के साथ वाय का प्रयोग करते हैं, चाय के साथ पानी का प्रयोग करते हैं, तो पानी के साथ वानी का प्रयोग करते हैं, दूध के साथ सूद का प्रयोग करते हैं, और रोटी के साथ ओटी का प्रयोग करते हैं। ये वाय, पानी, सूद और ओटी, इन चाय, पानी, दूध और रोटी के साथ ही प्रयुक्त होते हैं। इनसे इनका अलग से कोई अर्थ नहीं निकलता, इसलिए इन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं। सार्थक शब्दों की हम बात करें तो सार्थक शब्दों को हम अलग अलग और रूपों में भी बांट सकते हैं। जैसे हमारे सिलेबस में भी इनके रूप दिए हुए हैं। सार्थक शब्दों के भेद की बात करें, जैसे एकार्थी शब्द हैं, नंबर 2 है अनेकार्थी शब्द हैं, नंबर 3 विलोम शब्द हैं, नंबर 4 पर्यायवाची शब्द हैं, नंबर 5 युग्म शब्द है, नंबर 6 है वाक्यांश के लिए एक शब्द है, नंबर 7 ध्वन्यार्थक शब्द है, नंबर 8 समूह सूचक शब्द है। इन्हीं सार्थक शब्दों को हम अलग अलग रूपों में बांट सकते हैं। जैसे एकार्थी शब्द है, अनेकार्थी शब्द है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, युग्म शब्द है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, ध्वन्यार्थक शब्द है और समूह सूचक शब्द है। इसी प्रकार सार्थक शब्दों के हम यहाँ 8 रूप देख सकते हैं। तो अर्थ के आधार पर एक बार फिर से देख लें। अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार से होते हैं, एक सार्थक शब्द और एक निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जिनका हिंदी शब्दकोश में कोई ना कोई अर्थ निहित हो उन्हें सार्थक शब्द। इन्हीं सार्थक शब्दों को हम अलग अलग रूपों में बांटते हैं। जैसे एकार्थी शब्द है, अनेकार्थी शब्द है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, युग्म शब्द है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, ध्वन्यार्थक शब्द और समूह सूचक शब्द है। तो अर्थ के आधार पर हमने शब्द का वर्गीकरण कर लिया है। अब बात करते हैं हम उत्पत्ति के आधार पर शब्द। ध्यान देना, हमारे रीड सिलेबस में यह महत्वपूर्ण बिंदु है और यहाँ से प्रश्न आवश्यक रूप से आएगा। दूसरा वर्गीकरण पढ़ रहे हैं उत्पत्ति, और इसे आप स्रोत भी कह सकते हैं।
उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द। विद्यार्थियों, उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर बात करें तो मूल रूप से 4 ही भेद होते हैं। मूल भेद 4 ही होते हैं, जबकि कई बुकों में इनके 5 भेद भी दे रखे हैं। अगर परीक्षा में हमसे पूछा जाए कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो हमें 4 ही करना है। मैं आपको 5वां भेद भी बताऊंगा जो दिया हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं 4 भेद कौन कौन से हैं। तत्सम शब्द, तत्सम शब्द। दूसरा भेद है तद्भव शब्द। तीसरा भेद है देशज शब्द। और चौथा भेद है विदेशी शब्द। और एक अन्य भेद जो 5वां भेद है मिश्र शब्द या मिश्रित शब्द। विद्यार्थियों, 4 भेद कौन कौन से हैं देखो एक बार। सबसे पहले बात करेंगे हम तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज शब्द और चौथा है विदेशी शब्द। 5वां जो भेद क्यों नहीं लिया गया, ध्यान देना, क्योंकि इसका नाम मिश्र है। 2 अलग अलग भाषाओं से मिलकर बनते हैं, चाहे वो 2 भाषा कोई भी हो। जो हमने पहले ही पढ़ ली है तो इनको भेद में नहीं गिनेंगे। इनमें से कोई 2 भाषाएं आकर यहाँ एक नए शब्द का निर्माण करती है, इसलिए इनको उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर 5वें भेद के रूप में नहीं पढ़ेंगे। अगर परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मूल भेद कितने हैं, तो आप 4 ही करेंगे। 4 आपके सामने हैं। 5वां भेद इन्हीं में से हमने बनाया है, इसलिए उत्पत्ति नहीं हुई, इनका निर्माण किया है हमने। यहाँ उत्पत्ति की बात की जाए तो उत्पत्ति के आधार पर 4 ही है। ये है हमने उत्पत्ति नहीं की, ये तो हमने 2 वर्णों से बनाया है, 2 शब्दों से हमने बनाया है, इसलिए इसको इसमें भेद में नहीं रखेंगे। तो सबसे पहले तत्सम शब्द। तत्सम शब्द, ध्यान देना, इस शब्द के अगर टुकड़े किए जाए तो तत् धने सम। तत् का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ होता है समान। उसके समान, किसके समान? जो उसी के हैं, अर्थात जिस भाषा के हैं, जिस भाषा के हैं। ध्यान देना, हिंदी भाषा की जननी संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा है, तो हम बात करेंगे संस्कृत भाषा के वे शब्द। यहाँ क्योंकि हिंदी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ संस्कृत भाषा की बात कर रहा हूँ मैं। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो उसके समान ही हिंदी में प्रयुक्त हो गए हैं। किसके समान? संस्कृत के समान, क्योंकि यहाँ तत्सम शब्द संस्कृत भाषा से आए हैं और संस्कृत के हैं और हिंदी में जो के त्यों प्रयुक्त हो गए हैं। तो संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। क्यों कहते हैं तत्सम शब्द? ध्यान से सुनना एक बार, क्योंकि हमारी हिंदी भाषा की जननी संस्कृत है और हम ज़्यादातर जितने भी शब्द संस्कृत से प्रयुक्त होते हैं वो संस्कृत के ही हैं। और संस्कृत भाषा के वे शब्द यानी उसके समान, किसके समान? संस्कृत के समान जो शब्द हैं वो हिंदी में प्रयुक्त हो गए, उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं, जैसे
अट्टालिका, जैसे उष्ट्र, जैसे अग्नि, जैसे राष्ट्रीय, जैसे क्षत्रिय। ध्यान देना, ये शब्द संस्कृत भाषा के हैं और हिंदी में भी इनका प्रयोग इसी रूप में किया जाता है, इसलिए इन शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। अगर बात करें इन शब्दों को, धीरे धीरे हमने हिंदी में थोड़ा सा बदलाव कर लिया है, और वो बदलाव किस रूप में किया है, वो कहलाएगा तद्भव शब्द। तो तत्सम शब्द किसे कहेंगे? एक बार दोबारा देख लें कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त हो गए हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। अब बात करते हैं नंबर 2, तद्भव शब्द। तद्भव शब्द, अभी भी हमने तत्सम शब्द पढ़ा है। इसी तत्सम शब्द को आगे हम बदलेंगे किसमें? तद्भव में। तत् धने भवे, तत्कार्थ उसके, भव का अर्थ संस्कृत में भव होना होता है, उसके समान हो गए, अर्थात नई भाषा के समान हो जाना। तो तद्भव शब्द कहते हैं। संस्कृत भाषा के शब्द हैं, संस्कृत भाषा के वे शब्द, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो अपना रूप परिवर्तन कर चुके हैं। कौन सी भाषा के शब्द हैं ये? संस्कृत भाषा के हैं। हिंदी में आते आते इन्होंने अपना रूप परिवर्तन कर लिया है। हालांकि संस्कृत के रहे, वो तत्सम रह गए, और इन्होंने अपना रूप परिवर्तन कर लिया, इसलिए ये क्या कहलाए? तद्भव कहलाए। अगर ये वैसे के वैसे ज्यों के त्यों रहते हैं तो तत्सम है। अगर इन्होंने अपना रूप परिवर्तन कर लिया है तो कौन से कहलाएंगे? ये तद्भव कहलाएंगे, क्योंकि ये संस्कृत भाषा के ही हैं और हिंदी में आते आते इन्होंने अपना रूप परिवर्तन कर लिया है, बदलाव कर लिया है, इसलिए इन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे अभी हमने शब्द लिखा था अट्टालिका, तत्सम शब्द है, और जैसे ये हिंदी में आता है तो इसने अपना रूप परिवर्तन कर लिया है और अट्टालिका से अटारी, ये अटारी शब्द तद्भव हो गया। ऐसे ही अग्नि, अग्नि से आग, अग्नि तत्सम शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है, और जैसे ये हिंदी में आता है अपना रूप परिवर्तन कर लेता है और क्या बन जाता है? आग। ऐसे ही क्षेत्र, और क्षेत्र हिंदी में आकर ये खेत बन जाता है। तो अट्टालिका से अटारी, अग्नि से आग, क्षेत्र से खेत। इस प्रकार विद्यार्थियों तद्भव शब्द भी संस्कृत भाषा के शब्द हैं, लेकिन इन्होंने अपना रूप परिवर्तन कर लिया है, इसलिए ये तद्भव कहलाए। अब बात करते हैं तीसरा भेद। तो विद्यार्थियों तीसरा भेद है देशज शब्द। किसे कहते हैं देशज शब्द? ध्यान देना, देशज का अर्थ होता है क्षेत्रीय भाषा के वे शब्द, क्षेत्रीय भाषा के वे शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। ध्यान देना,
ये क्षेत्रीय जनता द्वारा, क्षेत्रीय जनता द्वारा, देश शब्द वे शब्द होते हैं जो क्षेत्रीय जनता द्वारा आवश्यकता के अनुसार गढ़ लिए जाते हैं, उन शब्दों को देश शब्द कहा जाता है। ये क्षेत्र विशेष के कारण इनमें बदलाव आ जाता है, अलग अलग क्षेत्रों में इनके रूप में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए ये आवश्यकता के अनुसार गढ़े हुए शब्द हैं। ये वे शब्द हैं जो आवश्यकता के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार गढ़े हुए शब्द हैं, गढ़े हुए शब्द। जब इनकी आवश्यकता पड़ी, हमने इनके लिए शब्द बना लिए और अलग अलग क्षेत्रों में इनके अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। जैसे हम बात करें क्षेत्र विशेष के कारण अलग अलग शब्दों का, तो जैसे गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, टोपियां, बघोनी, चीनी, कई जगह चीनी को ही शक्कर बोला जाता है। यह क्षेत्र विशेष के कारण इन शब्दों में परिवर्तन आ गया है। कई जगह गड़गड़ाहट को फटफड़ाहट बोल देते हैं, टोपिया को बघोनी बोल देते हैं और बघोनी को टोपिया बोल देते हैं। अर्थात इनका जो रूप है वो आवश्यकता के अनुसार गढ़ लिया जाता है। इन्हें देशज शब्द कहा जाता है। ध्यान देना, देशज क्षेत्रीय भाषा के शब्द हैं, अर्थात हमारे क्षेत्र विशेष के शब्द हैं जो हिंदी में आवश्यकता के अनुसार गढ़ लिए जाते हैं और अपनी भाषा में प्रयुक्त होते हैं। इनके जगह के अनुसार इनका रूप परिवर्तन हो जाता है, स्थान विशेष के अनुसार ये बदल जाते हैं, इसलिए इन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। अब बात करते हैं विदेशी शब्दों की। नंबर 4 भेद है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द, ध्यान दें, हिंदी भाषा सर्वग्राही भाषा है। हिंदी भाषा कैसी भाषा है? सर्वग्राही भाषा। सर्वग्राही भाषा है। क्यों है सर्वग्राही? क्योंकि हमारी हिंदी भाषा अभी नवीनता की ओर बढ़ रही है, अभी पूर्णतः विकसित नहीं है, विकासशील भाषा है और हम सभी भाषाओं के शब्दों को बार आवश्यकता के अनुसार हम ग्रहण कर रहे हैं। चाहे किसी भी भाषा का कोई भी शब्द हो, हमने उस शब्द को हमारी भाषा में ग्रहण कर लिया है, इसलिए हम हिंदी को सर्वग्राही भाषा कहते हैं। क्योंकि हिंदी भाषा एक अपनी खुद की भाषा से न बनकर अलग अलग विदेशी भाषाओं के मेल से बनी है। तो जो सबसे पहले हम बात करते हैं विदेशी आक्रमणकर्ताओं की। जैसे जैसे विदेशी आक्रमणकर्ताओं ने हमारे देश पर आक्रमण किया, विदेशी आक्रमण, तो उनके साथ एक भाषा भी आई। तो सबसे पहले जैसे उर्दू, अरबी, फारसी, इन 3 भाषाओं का प्राचीन समय में बोलबाला रहा है, तो इनके शब्द भी हमारी हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं। उसके बाद अंग्रेज आए, तो अंग्रेज से अंग्रेजी भाषा, फिर डच आए, डच्ची भाषा, फिर पुर्तगाली भाषा, पुर्तगाली भाषा, फिर फ्रेंच, फिर चीनी और स्पेनिश। इन सभी भाषाओं के शब्द हमारी हिंदी भाषा में लगभग पूर्ण अधिकार कर चुके हैं, अर्थात इनके शब्द हिंदी में ऐसे प्रयुक्त हो गए कि इनका कोई अब स्थान नहीं दे सकता। कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमारी रोजमर्रा की दैनिक जो चर्या है, रोजमर्रा की चर्या है, उसमें भी ये प्रयुक्त होने लग गए हैं। जैसे
स्कूल, स्टैंड, लाइट, अलमीरा, कमीज, हाफ, चीनी, स्केच, कारखाना, तमीज, स्टेशन है। ये शब्द हम अपने दैनिक जीवन में काम में लेते हैं और हमारी हिंदी भाषा में ये हिंदी के न होकर इन विदेशी भाषाओं के शब्द हैं जो हमारी हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं। इनका प्रयोग हम दैनिक जीवन में काम में लेते हैं और इसीलिए हमारी भाषा में विदेशी शब्दों का आगमन हो गया है। और इस प्रकार उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का 4 भेद और चौथा भेद आपके सामने है विदेशी शब्द। अब जो अन्य भेद हमने एक और किया था वो भेद न होकर 2 अलग अलग भाषाओं के शब्दों का योग था, इसकी भी बात कर लेते हैं। और नंबर 5 कह सकते हैं हम मिश्र या मिश्रित शब्द, मिश्र या मिश्रित शब्द। क्यों कहते हैं मिश्र या मिश्रित? ध्यान दें, मिश्र का अर्थ होता है मिलना या मिला हुआ, मिलना या मिला हुआ। यहाँ क्या मिला हुआ है? ध्यान देना, 2 अलग अलग भाषाएं, 2 भिन्न भिन्न भाषाओं का योग, 2 भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों का मिलन है। 2 भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों का मिलन, 2 कोई भी भाषाएं हो सकती है, उन भाषाओं के मिलने से जो शब्द बनता है उसे मिश्र या मिश्रित शब्द कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं रेलगाड़ी, रेलगाड़ी शब्द, ध्यान दें यहाँ पर 2 अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं। एक शब्द है रेल और दूसरा शब्द है गाड़ी। ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है और ये हिंदी भाषा का शब्द है। तो इन 2 अलग अलग भाषाओं के मेल से जो शब्द बना है रेलगाड़ी, इस रेलगाड़ी शब्द को हम कहेंगे मिश्र या मिश्रित शब्द, क्योंकि ये 2 अलग अलग भाषाओं से बना है। ऐसे हम बात करते हैं डबल रोटी, डबल रोटी, यहाँ पर भी 2 अलग अलग शब्द हैं, एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है और एक हिंदी भाषा का शब्द है। ऐसे हम बात करें दवाखाना, दवाखाना, दवा शब्द हिंदी है और खाना शब्द उर्दू है। इस प्रकार 2 अलग अलग भाषाओं से मिलकर बनने वाले शब्दों को मिश्र या मिश्रित शब्द कहते हैं। इसको आप उत्पत्ति के आधार पर भेद में नहीं बांट सकते क्योंकि हम यहाँ पर पहले ही इनकी उत्पत्ति कर चुके हैं। अंग्रेजी की भी बात कर चुके हैं हम, हिंदी की बात कर चुके हैं हम, उर्दू की बात कर चुके हैं। आप इन 2 को मिला रहे हैं, उत्पत्ति नहीं कर रहे हैं, इनका मिश्रण कर रहे हैं। इसलिए हम पहले वर्गीकरण की बात करें तो इसमें उत्पत्ति के आधार पर हम 4 ही भेद करेंगे। सबसे पहले है तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, देश शब्द है और विदेशी शब्द है। और 5वां जो भेद हमने किया है वो है मिश्र या मिश्रित शब्द। अगले हम बात करते हैं तो प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर शब्द। ध्यान दें, तीसरा वर्गीकरण जो कर रहे हैं वो है प्रयोग के आधार पर शब्द। प्रयोग के आधार पर हम शब्दों की बात करें तो 3 भेद करेंगे इनके भी। प्रयोग के आधार पर शब्दों की बात करते हैं तो हम 3 भेद करते हैं। सबसे पहले हम
रूढ़ शब्द। दूसरा है यौगिक शब्द, यौगिक शब्द। और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। सबसे पहले है रूढ़ शब्द, उसके बाद है यौगिक शब्द और उसके बाद है रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे शब्द जो, ध्यान दें, वे शब्द जिनके टुकड़े नहीं हो, जिनके टुकड़े नहीं हो, अर्थात उनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। अगर अलग अलग हो भी जाए तो इनके अलग अलग टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं निकलता हो, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे हम बात करें पेड़, पानी, चाय, खाना, रोना आदि, इन शब्दों के टुकड़े नहीं हो सकते, क्योंकि जैसे पे और अड़े का अलग अलग टुकड़े करेंगे तो इनका अलग से कोई भिन्न अर्थ नहीं निकलेगा, इसलिए इन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। ये रूढ़ हो गए अपने आप में, इन किसी स्थान विशेष के लिए रूढ़ हो जाना, किसी व्यक्ति विशेष के लिए रूढ़ हो जाना, किसी वस्तु विशेष के लिए रूढ़ हो जाना, इसलिए इन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से बने शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से, दो या दो से अधिक शब्द, जिनमें दो शब्द भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों का जो अर्थ है अलग अलग होगा, दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग होगा, और जोड़ने पर भी अर्थ अलग अलग न होकर एक ही अर्थ प्रदान करें, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय, रसोईघर, ध्यान दें, विद्यालय में दो शब्द हैं, विद्या धन आलय, और रसोईघर में है रसोई धन घरे। तो इन दोनों शब्दों के योग से जो शब्द बना है उसे यौगिक शब्द कहेंगे, और इन दोनों शब्दों के योग से जो शब्द बना है उसे यौगिक शब्द कहेंगे। इसी प्रकार है योग रूढ़ शब्द, दो भिन्न अर्थ वाले शब्द जिनका योग करने पर अन्य अर्थ निकले, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। दोनों शब्द अलग अलग अर्थ के होंगे, और जैसे इन दोनों शब्दों का योग करेंगे, योग करने पर कोई अन्य अर्थ निकलता हो, उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। जैसे हम बात करें पीताम्बरे, जैसे हम बात करें गजानन, ऐसे हम बात करते हैं विद्याधरे, ऐसे हम बात करें कमलासने। तो यहां पर प्रत्येक शब्द में दो दो शब्द हैं। जैसे पीत है अंबर, जिसका पीत पीला, अंबरिणी वस्त्र, अलग अलग, दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, लेकिन जैसे ही दोनों को एक जगह करते हैं, पीताम्बर किसी एक अलग अर्थ देने का अर्थ प्रदान करेगा। पीताम्बर विष्णु को कहा जाता है,
और गज, गज का अर्थ होता है हाथी और आनन का अर्थ होता है मुख। तो गजमुख, गजमुख का अर्थ अलग अर्थ होता है गणेश। गजमुख किसको कहा जाता है? गणेश को। ऐसे ही ये दोनों ही सरस्वती के लिए, दोनों ही अर्थ किसके लिए आ जाएंगे? ये सरस्वती के लिए आ जाते हैं। तो प्रयोग या इसे आप रचना के आधार पर भी कह सकते हैं। रचना या प्रयोग के आधार पर शब्द तीन प्रकार से होते हैं। रूढ़ शब्द कह दो, यौगिक शब्द कह दो, या योग रूढ़ शब्द कह दो। चलिए अगला भेद करते हैं हम। नंबर 4 भेद, विकार के आधार पर शब्द। विकार के आधार पर शब्द। चौथा वर्गीकरण है विकार के आधार पर, विकार के आधार पर शब्द। और विकार के आधार पर शब्द 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 है विकारी शब्द और नंबर 2 है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द, विकारी शब्द कह दो, और दूसरा भेद है अविकारी। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन, अर्थात वे शब्द जो बदल जाए, वे शब्द जो नहीं बदले। ध्यान देना, विकार के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी का अर्थ होता है बदलना, विकार का अर्थ होता है बदलना। वे शब्द किसके अनुसार कैसे बदलें? ध्यान दे, बदलाव कैसे आए? तो वे शब्द जो किन के अनुसार बदल जाए, इन 4 बिंदुओं को ध्यान रखना आपको। कौन कौन से 4 बिंदु? लिंग, वचन, काल और कारक। ध्यान दें, वे शब्द जो लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार बदल जाए, इनके अनुसार परिवर्तन हो जाए, बदल जाए, उन्हें आप विकारी शब्द कहेंगे। यानी लिंग से भी बदल जाए, वचन से बदल जाए, काल से भी बदल जाए, या कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाए, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे हम बात करें सबसे पहले पेड़। पेड़ शब्द पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, बहुवचन है, काल और कारक है। तो पेड़ से हमने जैसे पेड़ों बना दिया, तो पेड़ से पेड़ों परिवर्तन हो गया, किसके अनुसार? वचन के अनुसार। ऐसे ही जाता है, इस जाता है के आधार पर हम बता सकते हैं कि ये वर्तमान काल का है, और इस है के स्थान पर मैं था कर दूं तो बदलाव आ गया। जो वर्तमान काल था वह भूतकाल में चला गया, अर्थात काल के अनुसार इनमें परिवर्तन हो गया। ऐसे हम बात करें बिल्ली, आपके सामने वो लिंग है इनका, स्त्रीलिंग, और इसमें इयां और लगा दें तो यह बहुवचन हो जाएगा। इसी के अनुसार हम कहते हैं इनमें परिवर्तन हो रहा है, बदलाव हो रहा है, और बदलाव के कारण ही इन्हें विकारी शब्द कहते हैं। और यही विकारी शब्द रीट सिलेबस में है, और इनके 4 भेद हैं। कितने भेद किए हुए हैं? 4 भेद। विकारी शब्दों के 4 भेद हैं। सबसे पहले बात करेंगे नंबर 1 संज्ञा शब्द। नंबर 2 है सर्वनाम शब्द। नंबर 3 है विशेषण शब्द। और नंबर 4 है क्रिया शब्द। क्रिया शब्द। तो विकारी शब्द किसे कहते हैं? ध्यान से सुनना। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें परिवर्तन आ जाए, बदलाव आ जाए। किन के अनुसार बदलाव आ जाए? या तो लिंग के अनुसार, या वचन के अनुसार, या काल के अनुसार, या कारक के अनुसार। तो परिभाषा की बात करते हैं, वे शब्द जो लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार बदल जाए उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे पेड़ों, बिल्ली, जाता है, जाता था आदि शब्द। इनके 4 भेद होते हैं, संज्ञा,
शब्द, सर्वनाम शब्द, विशेषण शब्द और क्रिया शब्द। इसी प्रकार अविकारी शब्द, अविकारी का अर्थ होता है, अ का अर्थ होता है नहीं, और विकारी का अर्थ होता है बदलना, अर्थात जो बदल नहीं सकते, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं हो, किन के अनुसार नहीं बदले, वही चार बिंदु लिंग, वचन, काल और कारक के। वे शब्द जो लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार परिवर्तित नहीं हो, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। लिंग का प्रभाव भी नहीं पड़ेगा, वचन का प्रभाव भी नहीं पड़ेगा, काल का प्रभाव भी नहीं पड़ेगा और कारक के प्रभाव भी नहीं पड़ेगा, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे बहुत शब्द है, वैसे ही तथा शब्द है, नहीं शब्द है, हाँ शब्द है और अरे शब्द है। इन शब्दों के ऊपर किसी भी लिंग का प्रभाव, वचन का प्रभाव, काल का प्रभाव और कारक का प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए इन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी शब्द भी चार प्रकार के होते हैं। अविकारी शब्द भी कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। जैसे विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं, ऐसे ही अविकारी शब्द भी चार प्रकार के होते हैं। चार प्रकार कौन कौन से हैं? देखो इधर, सबसे पहले नंबर 1 क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। इसी प्रकार नंबर 2 है समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक शब्द, समुच्चय बोधक है। ऐसे ही नंबर 3 है विस्मय बोधक, विस्मय बोधक शब्द। और ऐसे ही नंबर 4 है संबंध बोधक, संबंध बोधक शब्द। इसी में एक शब्द और आता है, इसका भी अध्ययन हम करेंगे, निपात शब्द, निपात शब्द। तो विद्यार्थियों, अविकारी शब्द भी चार प्रकार का होता है, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक और पांचवा भेद और दिया हुआ है जिसका नाम है निपात शब्द। तो ध्यान दें, अविकारी लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार बदले नहीं, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द जो लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार बदल जाएं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं, संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, विशेषण शब्द और क्रिया शब्द। ऐसे ही अविकारी शब्द भी चार प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण शब्द, समुच्चय बोधक शब्द, विस्मय बोधक शब्द और संबंध बोधक शब्द। एक अन्य भेद और किया जाता है, वो है निपात शब्द। तो विद्यार्थियों, अगली क्लास में हम विकार के आधार पर जो हमारी रीट सिलेबस में है, मूल रूप से हम बात करेंगे रीट की। रीट सिलेबस में विकारी शब्द और अविकारी चारों भेद विकारी के हैं और चारों ही भेद अविकारी शब्द के हैं। तो नेक्स्ट क्लास में यहाँ से हम पढ़ेंगे, विकारी शब्द से पढ़ेंगे। तो विकारी शब्द किसे कहते हैं हमने देख लिया है, कि अब बात करेंगे कि विकारी शब्द के भेद, अलग अलग भेदों को हम अलग अलग रूपों में पढ़ेंगे। संज्ञा शब्द को पढ़ेंगे, संज्ञा क्या होती है, किसे कहते हैं, कितने भेद होते हैं और कौन सी संज्ञा कैसे प्रयुक्त होती है। ऐसे ही सर्वनाम शब्द किसे कहते हैं और सर्वनाम के कौन कौन से भेद होते हैं, कहाँ कहाँ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही विशेषण शब्द पढ़ेंगे और क्रिया शब्द जो हमारे रीट सिलेबस में दी हुई है। धन्यवाद। जय हिंद।